हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनी बस से द बैचलर ऑफ पोवरगढ़ की नई कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहानी में एक टाइगर है जिसको ट्रॉफी हंटिंग के लिए काफी लोग पसंद कर रहे थे। तो आज हम इसकी ही कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उनका जो विंटर होम था, उनके घर से 3 मील दूर जंगल के बीचों बीच बिना पेड़ों वाला एक ओपन ग्लेड था, जो कुछ 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा था। और उसकी जमीन पन्ने के रंग की यानी एमरल्ड ग्रीन कलर की घास से ढकी हुई थी। चारों ओर से वहां पर बेत की लताओं से गुथे हुए बड़े पेड़ से घिरा हुआ वो एरिया था, जो नेचुरली बहुत ही सुंदर था। वहां पर उन्होंने पहली बार उस टाइगर को देखा था। यूनाइटेड प्रोविजन में द बैचलर ऑफ पोवलगढ़ के नाम से ये टाइगर पहचाना जाता है। 1920 से लेके 1930 तक वो पूरे एरिया में काफी फेवरेट बन गया था ट्रॉफी हंटिंग के लिए। वहां पर हर कोई स्पोर्ट्समैन उस टाइगर को मारना चाहता था। सर्दी की एक सुबह जब सूर्योदय हो ही रहा था, तब जिम कॉर्बेट एक ऊंची जगह पर चढ़कर ऊपर बताए गए हरी घास वाले मैदान में पहुंच जाते। थोड़ी दूर पर ही जाकर उनको कुछ 20 रेड जंगल फॉल सामने सूखे पत्तों पर दिख जाते हैं। वो सूखे पत्ते क्लियर एक वाटर स्ट्रीम के किनारे पर बिखरे हुए थे। वहां पर हरी घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। वहां पर कुछ 50 चीतल यानी हिरन घास खा रहे थे। वहां पर जिम कॉर्बेट एक पेड़ के ठूठे पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे और वहां पर वो सुंदर दृश्य का आनंद भी ले रहे थे। तभी ही उनके पास घास चर रहा एक हिरन सर उठाता है और उनकी तरफ देखकर अलार्म कॉल करने लगता है। और फिर एक पल बाद ही उनको वहां पर बैचलर ऑफ पवलगढ़ उनके नीचे की ओर से घनी झाड़ियों से निकलता हुआ उनको देख जाता है। और फिर 1 मिनट के बाद उस टाइगर ने अपना सर उठा के वहां के एरिया को पूरा स्कैन किया और फिर धीरे धीरे वो मैदान को पार करके गया। उसकी पीठ के सुंदर बाल सूरज की किरणों में ऐसे चमक रहे थे कि क्या ही कहना। वो काफी सुंदर दृश्य था। टाइगर कभी राइट की ओर दिखता था तो कभी लेफ्ट की ओर दिखता था। और फिर हिरणों की जो पगडंडी थी वहां पर चलता हुआ वो वाटर स्ट्रीम के पास पहुंच जाता है और वहां पर लेटकर अपनी प्यास को बुझाता है। फिर टाइगर उठकर तेजी से घने पेड़ों वाले जंगल में एंट्री कर जाता है। फिर टाइगर ने ईंट की ओर खड़े रहकर 3 बार ग्रॉल किया। ऐसा लगा कि वहां पर जितने भी जानवर प्रेजेंट थे, उनके द्वारा दिए गए सम्मान को वो स्वीकार कर रहा था। एक्चुअली जैसे ही उस टाइगर ने मैदान में एंट्री किया था, तभी एक चीतल ने आवाज निकालकर उसको वेलकम किया था। वहां पर जंगल में रेड फॉल यानी जंगली मुर्गियों ने कुकड़ू करना और पेड़ों पर बंदरों ने चटर पटर करना शुरू कर दिया था। बैचलर ऑफ पवलगढ़ उस सुबह बहुत दूर तक आ गया था, क्योंकि उसका घर वहां से 6 मील दूर एक ravine में था। वहां पर जंगल और पहाड़ों में टाइगरों और हाथियों द्वारा काफी जगह पर कब्जा कर लिया गया था, और इसलिए बैचलर ने काफी दिमाग लगाकर ravine में अपना घर बना लिया था। ravine कुछ आधा मील लंबा था और दोनों साइड 1000 फीट की सीधी और खड़ी पहाड़ियां थी। रवीन के ऊपरी भाग में एक 20 फुट का ऊंचा झरना था, जो नीचे की ओर जाते जाते लाल मिट्टी को काटकर बाहर निकल रहा था, और रवीन में उसकी चौड़ाई केवल 4 फीट की ही रह जाती थी। इसलिए जो भी स्पोर्ट्समैन उस बैचलर की खोजबीन करना चाहता था, जिसको पैदल ही जाना पड़ता था। इसलिए उस टाइगर की सेफ जगह और गवर्नमेंट द्वारा रात को शूटिंग पर बैन लगाने के कारण ही अब तक बैचलर की स्किन को बचा कर रखा गया था, यानी अब तक उसका कोई भी शिकार नहीं कर पाया था। उस टाइगर को अट्रैक्ट करने के लिए काफी आइटम भी किया गया, जैसे कि भैंस को एज अ बेट भी बांधा गया, पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उस पर कोई भी शिकारी गोली भी नहीं चला पाया। हाँ, लेकिन जहां तक जिम कॉर्बेट जानते हैं, 2 ऐसे
चांस थे जहां पर वो बाल-बाल बच गया था। पहली बार मचान को जो बांधने वाला मजबूत रस्सा था, वहां पर फ्रेड एंडरसन की राइफल अटक गई और हिल गई। और दूसरी बार जब वो टाइगर अचानक सामने आ गया, तब यू हेडी अपना पाइप भर रहे थे। दोनों बार वो कुछ ही फीट की दूरी से दिखा गया था। एंडरसन ने उस बैचलर को यानी उस टाइगर को शेडलैंड के पोनी के जितना बताया गया था। शेडलैंड यानी स्कॉटलैंड का एक घास भरा एरिया, और एडी ने उसे एक गधे के आकार का कहा था। ये टाइगर काफी हट्टा कट्टा था, जिसकी साइज काफी बड़ी थी, इसलिए बहुत से स्पोर्ट्समैन उसे ट्रॉफी हंटिंग के लिए मारना चाहते थे। पूरी सर्दियां ऐसे कई असफल प्रयासों में ही बीत गई। वहां पर कमिश्नर विंडम, जो भारत के टाइगरों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, जिम कॉर्बेट उनको लेकर उस ravine तक गए जहां पर वो टाइगर रहता था। उसके ऊपरी भाग पर वो वहां पर गए जहां पर आग लगने के कारण वहां का रास्ता साफ बना हुआ था। मॉर्निंग में ही उन लोगों को उस रास्ते पर टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स दिख जाते हैं। कमिश्नर के साथ दो एक्सपर्ट शिकारी भी थे। उन तीनों ने उन निशानों को बहुत ध्यान से नापा और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व भी किया। कमिश्नर ने कहा उनकी राय में वो टाइगर बिटवीन पैक्स 10 फीट ऊंचा है। तब पहला शिकारी बोलता है कि नहीं, ऑन खव वो कुछ 10 फीट 5 इंच का है, और दूसरा शिकारी का कहना ये था कि ऑन खव वो 10 फीट 6 इंच या फिर उससे ज्यादा का है। अब तीनों इस बात पर एकमत थे कि इससे बड़े टाइगर के पैरों के निशान उन्होंने कभी भी नहीं देखे थे। 1930 में वो टाइगर जिस एरिया में रह रहा था, वहां पर उन्होंने ऑफिशियली कुछ पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दिया था। इससे गुस्सा होकर उस टाइगर ने अपने रहने की जगह बदल दी थी। ये बात उनको दो स्पोर्ट्समैन ने बताई थी। उन्होंने 15 दिन का शूटिंग का अपना पास बनवाया था। वो लोग टाइगर को खोजना चाहते थे। वो पास हर महीने 15 दिन के लिए दिया जाता था। पूरी सर्दियां बीत गई। एक-एक करके कई पार्टियां वहां पर आकर चली गई, पर वो टाइगर किसी को भी नहीं दिखा। विंटर सीजन खत्म हो रही थी, तभी उनका जो डाक रनर था, जो सुबह शाम 7 मील का जंगल का रास्ता पार करके पहाड़ी गांव में आता था, वो एक शाम को उनके पास आता है और उनको एक न्यूज देता है कि उसने सुबह सबसे बड़े टाइगर के पैरों के निशान देखे हैं। 3 साल की नौकरी में उसने कभी भी इतने बड़े निशान को नहीं देखे थे। डाक रनर का ये कहना था कि टाइगर कुछ वेस्ट की ओर से आकर 200 गज तक सड़क पर ही चला था, और फिर ईस्ट की ओर जाकर बादाम के पेड़ के पास से उसने आगे का रास्ता पकड़ा था। वो पेड़ उनके घर से कुछ 2 मील के फासले पर ही था। वो काफी फेमस लैंडमार्क माना जाता था। जो रास्ता टाइगर ने लिया था, वो घने जंगलों से गुजरता था। आधे मील के बाद वहां पर एक चौड़ी वाटर स्ट्रीम को पार करके वो टाइगर एक पशुओं द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलता है। वो रास्ता पर्वतों के निचले भाग को घेरते हुए जो वैली थी, उसमें एंट्री करता था। वैली घने पेड़ों से भरी हुई थी। टाइगर का शायद ये सबसे फेवरेट जगह थी जहां पर वो अब रह रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह वो रॉबिन के साथ जंगल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रॉबिन उनके कुत्ते का नाम था। उनका एम यही था कि वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर सारे जानवर एंट्री करते थे और वहां से ही बाहर भी निकलते थे। जब जिम कॉर्बेट रॉबिन के साथ वहां पर चल रहे थे, तब शायद रॉबिन को ये पता चल गया था कि वो लोग किस काम के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उनको जंगली मुर्गी, काकर और सांभर मिले, पर रॉबिन ने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जहां से जानवर उस वैली में एंट्री करते थे, वहां का रास्ता काफी सख्त और पत्थरों वाला था। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो रॉबिन ने सर नीचे करके पत्थरों को ध्यान से सूंघा। उनका सिग्नल पाते ही वो मुड़ा और नीचे की ओर वापस चलने लगा। रॉबिन उनसे कुछ 1 गज आगे चल रहा था। रॉबिन के बिहेवियर से वो ये जान गए थे कि वो लोग टाइगर के स्मेल के साथ साथ चल रहे हैं। अब
टाइगर की जो स्मेल थी वो काफी तेज हो गई थी। 100 गज नीचे की ओर जाकर वो रास्ता सीधा नीचे की ओर जा रहा था। वहां की जमीन काफी सॉफ्ट हो गई थी और वहीं पर ही उनको उस टाइगर के पग मार्क्स के निशान दिख गए। एक ही नजर में उनको ये देखकर सेटिस्फेक्शन हो गया कि वो लोग बराबर उस बैचलर के पीछे ही जा रहे हैं और वो टाइगर उनसे कुछ ही मिनट आगे है। सॉफ्ट जमीन के बाद वहां पर पगडंडी पर 300 गज तक पत्थर ही पत्थर थे। फिर खुले मैदान तक आकर एक फ्लैट जमीन उनको मिल जाती है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगर टाइगर इसी रास्ते पर रहा तो शायद मैदान में उनका उससे आमना सामना हो जाए। 50 गज और आगे जाकर रॉबिन वहां पर रुक जाता है और अपनी नाक ऊपर उठाकर ऊपर नीचे करने लगता है। फिर पगडंडी की लेफ्ट की ओर वो मुड़कर 2 फीट ऊंची घास में एंट्री कर जाता है। घास से कुछ आगे जाकर क्लेरोडेंड्रम के फूलों से भरा कुछ 40 गज का एरिया था। वो पौधे 5 फीट ऊंचे होते हैं और काफी घने होते हैं और उसके पत्ते दूर दूर तक फैले होते हैं। वो पत्ते टाइगर, सुअर और काकर का फेवरेट खाना होता है। जब रॉबिन उन फूलों के पास पहुंचा तो वो वहां पर जाकर रुक गया और मुड़कर उनके पास वापस आ जाता है। उसका साइन ये था कि अब उसे आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जिम कॉर्बेट उसे गोदी में उठा कर ले। जिम कॉर्बेट ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। उसकी पिछली टांगों को उन्होंने अपने लेफ्ट की जेब में डाल दिया और फिर उसने अपने आगे के पैरों को उनके लेफ्ट बाह पर सेफ कर लिया। अब राइफल के लिए उनके दोनों हाथ फ्री थे और रॉबिन भी अब काफी सेफ था। ऐसे मोमेंट पर वो काफी सीरियस रहता है। चाहे रॉबिन कुछ भी देख ले या कोई भी गोली चलाई गई हो, तभी भी वो बिल्कुल भी कोई भी हरकत नहीं करता है और ना ही कभी वो उनकी नजर के सामने कोई डिस्टरबेंस करता है। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो लोग फूलों में से आधे रास्ते तक ही गए होंगे कि उनकी सामने वाली झाड़ियां हिलने लगती हैं। उन्होंने उसका वेट किया कि वो झाड़ी से बाहर आए, पर वो कहीं पर भी उनको दिखाई नहीं दिया। उन्होंने रॉबिन को नीचे उतार दिया। फिर वो लेफ्ट की ओर चला गया। अब ये साइन था कि टाइगर गहरी और नैरो ravine में चला गया होगा। वहां पर वो ravine पहाड़ी के निचले और एक आइसोलेटेड भाग में थी। वहां पर काफी गुफाएं थी और टाइगर वहां पर अक्सर आते जाते थे। टाइगर का नजदीक से सामना करने के लिए उनके पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं था और अब ब्रेकफास्ट का समय भी हो रहा था, इसलिए वो दोनों वापस घर का रास्ता पकड़ लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जिम कॉर्बेट अकेले ही वहां पर वापस आ जाते हैं। अब उनके पास .450 की राइफल थी। अब वो पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत समय पहले वहां के जो निवासी थे, वो इस जगह को गोरखा आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए प्रयोग में लाते थे। वहां पर उन्होंने एक बड़े भैंस की घंटी सुनी। एक आदमी को जोर से पुकारते हुए भी सुना। वहां पर एक आदमी जोर से पुकार रहा था। ये आवाजें पर्वत के शिखर से आ रही थी। वो जगह कुछ आधा एकड़ में फैली हुई थी। जिम कॉर्बेट अब ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और वहां पर पेड़ पर चढ़े हुए एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी अपने कुल्हाड़ी के सिरे को एक सूखी टहनी पर जोर जोर से बजा रहा था। पेड़ के नीचे बहुत सी भैंसें इकट्ठा हो गई थी। जब उस आदमी ने उनको देखा, तब वो जोर जोर से उनको बुलाने लगा। उस आदमी ने उनसे कहा कि उन्हें बचाने के लिए वो सही समय पर वहां पर पहुंच गए हैं। टाइगर एक ऊंट जैसा लंबा रूप लेकर शैतान बनकर घंटों से उन लोगों को डरा रहा था। उसकी कहानी से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि रॉबिन और जिम कॉर्बेट जब वहां से चले गए, तभी वो टाइगर शायद वहां पर पहुंच गया था। वो आदमी जब भैंसों के लिए बांस के पत्ते काटने लगा था, तभी उसी की ओर वो टाइगर आ गया था। आदमी ने शोर मचाकर उस टाइगर को भगाने की कोशिश की, तो उस टाइगर ने घुर्राना शुरू कर दिया था। पहले तो ऐसा करने से टाइगर वहां से भाग जाते थे, पर इस बार टाइगर के घुर्राने से वो आदमी डरकर पेड़ पर चढ़ गया था। भैंस भी उसके पीछे पीछे आ गई थी।
वो आदमी पेड़ पर ही बैठा रहा। टाइगर ने उसकी पुकार की भी यानी उसकी चिल्लाने की भी परवाह नहीं की और उसकी ही तरफ आगे बढ़ता रहा और फिर गोल गोल वहां पर चक्कर लगाता रहा। भैंस भी उसकी ओर ही देखती रही। टाइगर ने शायद उनको आते हुए देख लिया था, इसलिए उनके आने से 1 मिनट पहले ही वो टाइगर वहां से चला गया था। वो आदमी उनका फ्रेंड था। गांव के मुखिया से झगड़ा होने के पहले ही उसकी बंदूक लेकर वो इलीगली वहां पर सारे टाइगरों को मारता था। अब वही आदमी उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे और उसकी भैंसों को जिम कॉर्बेट गांव तक सेफली पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने उसे रास्ता बताने के लिए आगे रहने को कहा। भैंसें पहले तो अपने झुंड से अलग नहीं होना चाहती थी, पर थोड़ा बहलाने पर वो भैंसें साथ में चल पड़ती है। उन लोगों ने आधा मैदान पार ही किया था कि जंगल की राइट की ओर से उनको टाइगर की गर्जना सुनाई देती है। उनके फ्रेंड ने यानी उस आदमी ने काफी जल्दी चलना शुरू कर दिया था। उनकी भैंसों को भी उन्होंने जोर जोर से हाक हाक कर आगे बढ़ा दिया था। उस आदमी को गांव तक पहुंचने में अभी 1 मील का और घना जंगल का रास्ता पार करना था और बीच में एक वाटर स्ट्रीम भी पड़ती थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि लोगों में ये विश्वास था कि वो फोटोग्राफी में ज्यादा बिजी रहते हैं और शिकार पर ध्यान नहीं देते हैं। जब वो वहां पर जाने लगे तो उनके फ्रेंड ने उनको ये कहा कि कुछ समय के लिए वो फोटोग्राफी छोड़कर उस टाइगर को मारे। वो टाइगर साइज में इतना बड़ा है कि वो रोज की एक भैंस खा सकता है। वो उसको 25 दिन में ही बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उसके पास 25 भैंसें थी। जिम कॉर्बेट ने उस आदमी को ये प्रॉमिस किया कि वो पूरी कोशिश करेंगे और फिर मैदान की ओर मुड़ जाते हैं। वहां पर उनको जो भी एक्सपीरियंस हुआ था, उसकी एक एक डिटेल उनकी मेमोरी में खूब गई थी। मैदान में पहुंचकर वो टाइगर की वेट करने के लिए वहां पर बैठ गए, ताकि उसकी रहने की जगह वो सबको बता सके और उनको भी पता चले, या फिर जंगल में रहने वालों से वो पूछ सके कि वो टाइगर एग्जैक्ट कहाँ पर रहता है। शाम के 3 बज चुके थे और अब सूर्य की किरणें भी थोड़ी वार्म हो चुकी थी, जिससे उनको काफी आराम मिल रहा था। फिर वो अपना सर अपने घुटनों पर रखकर कुछ मिनट के लिए सो जाते हैं और फिर अचानक उनको टाइगर की ग्रॉल सुनाई देती है, जिससे वो काफी चौंक जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो टाइगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में गर्जना करता रहा। फ्लैट और पहाड़ियों के बीच आधा मील चौड़ा झाड़ जंखाड़ वाला एरिया था जो 100 मील तक फैला हुआ था। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि टाइगर पहाड़ी के ऊपर है और इस कटीले एरिया के बाद है, जो उनसे कुछ 3/4 मील दूरी पर था। वो जिस तरह से बार बार ग्रॉल कर रहा था, इससे तो क्लियर हो रहा था कि वो किसी साथी की खोज में ग्रॉल कर रहा है। मैदान के ऊपरी कोने में लेफ्ट हाथ की तरफ जहां पर वो बैठे थे, वहां पर एक बैलगाड़ी जाने का रास्ता बना हुआ था। शायद कुछ साल पहले इसी रास्ते से कोई लकड़ी लाने के लिए आता जाता रहा होगा। वो रास्ता सीधा उसी ओर जा रहा था जहां पर टाइगर ग्रॉल कर रहा था। उस पहाड़ी पर काफी बड़ी ऊंची घासें थी। बिना रॉबिन के उस टाइगर को देख पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने डिसीजन लिया कि वो टाइगर को ढूंढने नहीं जाएंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि टाइगर ही उनको ढूंढने के लिए आए। जिम कॉर्बेट टाइगर से इतना दूर थे कि टाइगर उनकी आवाज सुन नहीं पाएगा। इसलिए जिम कॉर्बेट कूदते हुए बैलगाड़ी के रास्ते पर कुछ दूर तक चलते हैं और फिर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उन्होंने 3 बार टाइगर की आवाज निकालकर उसे पुकारा। जिम कॉर्बेट टाइगर के बहुत अच्छी तरह से आवाज निकालने में काफी एक्सपर्ट थे। वहां पर मेल टाइगर था जिसको बुलाने के लिए जिम कॉर्बेट ने टाइगर इसकी आवाज निकाली थी, ताकि वो उनकी तरफ आ जाए। उसी समय उस टाइगर ने भी उनको जवाब दिया। पेड़ से उतरकर उन्होंने अपनी राइफल उठाई और वापस दौड़ने लगे और साथ साथ में वो टाइगर को भी बुलाते जा रहे थे। फिर वो मैदान पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उनको कोई भी रुकने जैसी जगह प्रॉपर नहीं दिखाई दी।
अब कुछ तो करना होगा क्योंकि टाइगर काफी तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा था। वहां पर एक गड्ढा था जिसमें काफी सड़ा, बदबूदार पानी जमा हुआ था। वहां पर वो जमीन पर सीधा लेट जाते हैं। ये जगह कांटेदार झाड़ियों से कुछ 20 गज पीछे की ओर थी। इस जगह से वो 50 गज तक का पूरा रास्ता देख सकते थे। उसके बाद एक झाड़ी उनकी नजर के सामने ही डिस्टरबेंस कर रही थी। अगर टाइगर उसी रास्ते से आया जैसा जिम कॉर्बेट का एक्सपेक्टेड था, तो जिम कॉर्बेट उस अवरोध से निकलते ही उस पर गोली चला देंगे। राइफल को अपने पास लेने के बाद उन्होंने ये श्योर कर लिया कि उनकी राइफल में गोलियां भरी हुई है। फिर उन्होंने उस राइफल का सेफ्टी कैच हटा दिया। अब जिम कॉर्बेट अपनी कोहनी को सॉफ्ट जमीन पर टिकाकर उस टाइगर की आने की वेट कर रहे थे। जब से वो मैदान में आ गया था, तब से उन्होंने टाइगर को बुलाया नहीं था। यानी तब तक जिम कॉर्बेट ने कोई भी आवाज नहीं निकाली थी। अब जिम कॉर्बेट ने हल्की आवाज में उसको बुलाया ताकि उस टाइगर को उस डायरेक्शन का पता चले। तुरंत उस टाइगर ने भी आंसर किया। जिम कॉर्बेट ने अब अंदाजा लगाया कि अगर वो टाइगर वहां से 100 गज की दूरी पर है, तो नॉर्मल चाल से वो कांटेदार झाड़ियों को पार करके 30 सेकंड में वहां तक आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे उनकी गिनती 80 तक पहुंचते ही उन्होंने अपने आंख के कोने से देखा कि उनकी राइट साइड की ओर की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। उन्होंने अपना सिर वहां पर मोड़ा और फिर उनको बहुत बड़ा सर झाड़ियों से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वो टाइगर झाड़ियों के 1-2 फीट अंदर ही था। जिम कॉर्बेट वहां से केवल उसका सर ही देख पा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना राइफल का मुंह उस तरफ मोड़ा और उसकी ओर देखने लगे। उसका सर ठीक उनके सामने नहीं था। जब जिम कॉर्बेट उसका सर का निशाना ले रहे थे, तब वो नीचे की ओर देख रहा था। जिम कॉर्बेट ने उसकी राइट साइड की आंख से 1 इंच नीचे एम लिया हुआ था और फिर उन्होंने अपना ट्रिगर दबा दिया। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगले आधे घंटे तक वो डर से लगभग वहां पर मर ही गए थे। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने सोचा था कि गोली लगने से वो टाइगर जमीन पर गिरकर मर जाएगा, पर वो तो सीधा ऊपर हवा में फुल लेंथ उछलता है और पीठ के बल तूफान में उखड़ कर गिरे हुए पेड़ पर आकर गिरता है और फिर अनबिलीवेबल तेजी से उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो टाइगर वहां पर सब बर्बादी करते हुए गर्जना पे गर्जना करता रहा। साथ ही में खून जमाने वाली आवाजें निकालता रहा, जैसे कि वो किसी अपने दुश्मन को बर्बरता से कुचल रहा हो। उसकी आवाजें इतनी खतरनाक लग रही थी। पेड़ की शाखाएं ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई टोरंटो यानी चक्रवात तूफान वहां पर आ गया हो। उनकी ओर की झाड़ियां भी हिल रही थी और बाहर की ओर झुकी जा रही थी। हर एक पल उनको ऐसा लग रहा था कि अब भी टाइगर उनके ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने गोली चलाई थी, तो वो उनकी तरफ ही देख रहा था। वो ये जान गया था कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो इस कदर डर गए थे कि उनको वापस उनकी राइफल रीलोड करने की भी हिम्मत नहीं थी। कहीं उनकी कोई हरकत उस टाइगर को उनकी तरफ अट्रैक्ट ना कर दे, इसलिए वो एकदम शांत वहां पर लेटे रहते हैं। जिम कॉर्बेट वहां पर लेटे लेटे पूरे पसीने से भीग गए थे। अगले आधे घंटे तक वो ट्रिगर पर उंगली रखकर वहीं पर ही पड़े रहे। आखिरकार उस पेड़ की शाखाएं अब हिलनी बंद हो गई थी और अब टाइगर की जो ग्रॉल थी, जो गर्जना थी, उसकी आवाज में भी धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था। आधा घंटा और उनको वहां पर स्टेडी होकर वैसे ही लेटे रहना पड़ा। उनकी भारी राइफल के वजन से उनके हाथों में और उनकी बाहों में क्रैम्प आ रहे थे। फिर धीरे धीरे वो अपने पैरों को समेटते हैं और पास वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कुछ मिनटों तक वो वहीं पर ही बैठे रहते हैं। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। फिर जिम कॉर्बेट मुड़ते हैं और घर की ओर चलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी और ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगली स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे।
आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।